नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको कन्या लग्न तक के बारे में बताया और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुला लग्न के बारे में। तो जो तुला लग्न के जातक हैं उनके मन में एक इंटरेस्ट जग गया होगा कि कौन कौन से ग्रह मेरे लिए योग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मेरे लिए अयोग कारक हैं और कौन कौन से ग्रह मेरे लिए मारक हैं और अकारक हैं। तो तुला लग्न के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक के बारे में बताया है और आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे सभी लग्नों के बारे में। तो आज की बारी है तुला लग्न के लिए। तो तुला लग्न के जातकों के लिए आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। तो शुरुआत करते हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। तो तुला लग्न अगर आपके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है वो तुला लग्न हुआ। और तुला लग्न के स्वामी ग्रह कौन होते हैं? शुक्रदेव होते हैं। तो शुक्रदेव जो हैं वो राक्षसों के गुरुदेव हैं, शुक्राचार्य हैं और परम ज्ञानी हैं। सभी तंत्र मंत्र शास्त्रों के ये प्रकांड विद्वान हैं, प्रकांड ज्ञाता हैं। तो तुला लग्न वाले जो जातक होते हैं उनका कुछ ना कुछ झुकाव रहता है शास्त्रों की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ। और जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है तुला, तो ये लोग जो हैं काफ़ी संतुलित नपी तुली बातचीत करने में विश्वास रखते हैं और काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं। चूँकि इनका लग्न का जो सिंबल है वो ही तराजू है, तो ये लोग नपी तुली बातचीत करने में विश्वास रखते हैं और न्याय देने में और न्याय करने में ही विश्वास रखते हैं। ऐसा तुला लग्न वाले जातकों का स्वभाव होता है। तो तुला लग्न के लिए कारक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो तुला लग्न का नंबर हुआ 7 नंबर। 7 नंबर यानी कि विषम राशि, और विषम राशि हो गई ये तो एक क्रूर राशि हो गई। क्रूर राशि हो गई इसका मतलब कि इसमें पुरुष तत्व की प्रधानता हुई। ये लोग जो हैं किसी भी चीज़ को करने में साहस दिखाते हैं और थोड़ा सा इनका स्वभाव जो होता है वो क्रूर होता है, पुरुषत्व लिए हुए होता है। इनकी वाणी थोड़ी सी कठोर होती है और ये जो इनकी दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है, चूँकि शुक्रदेव जो हैं वो पश्चिम दिशा के अधिष्ठाता देव हैं। और तुला लग्न के जातकों में वायु तत्व की अधिकता होती है, इसलिए जब भी इनको कोई रोग दोष होता है तो वो वायु दोष से संबंधित हो सकता है। और तुला लग्न में जो दोष होता है वो त्रिदोष होता है, मतलब इनको वात पित्त और कफ तीनों तरीके के दोष लगने की संभावना रहती है। इसलिए ये लग्न के जातक भी जो हैं वो काफ़ी बीमारियों के प्रोन होते हैं, बीमारियां इनको पसंद करती है। इसलिए इनको अपने आप को काफ़ी बचा के रखना होता है बीमारियों से, नहीं तो ये लोग बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। और ये लग्न जो है वो रजोगुण वाला लग्न है। तो ये तो हो गई तुला लग्न के कारक तत्वों के बारे में। अब बात करेंगे विभिन्न भावों में स्थित विभिन्न राशि और विभिन्न ग्रहों के परिणाम कैसे होते हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए, और कौन कौन से ग्रह उनके लिए कारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह उनके लिए अकारक होते हैं। तो अगर आपके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न तुला लग्न हुआ, ये आप समझ चुके होंगे। तो तुला लग्न के अधिष्ठाता देव जो हैं वो शुक्रदेव हुए। अब शुक्रदेव जो हैं वो लग्नाधिपति होते हैं। तो लग्नाधिपति होने के साथ साथ इनकी जो दूसरी राशि है वो अष्टमेश है, परंतु लग्नाधिपति होने की वजह से इनको अष्टमेश का पाप नहीं लगता है। और तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुक्रदेव एक कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और इनका लग्नाधिपति भी होते हैं। और जब भी शुक्रदेव की स्थिति जो है वो अष्टमेश होती है तो ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, छुपी हुई विद्याओं का उनको ज्ञान होता है और वो लोग एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी बन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है
द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? द्वितीय भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर मतलब कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के अधिष्ठाता देव कौन हुए? मंगल देव। तो मंगल देव को यहाँ पर एक मारक स्थान दिया गया है, परंतु दूसरा स्थान जैसा कि आपको पता है कि वो तटस्थ होता है। अब हम इसकी दूसरी राशि को देख लेंगे कि वो कुंडली में कहाँ पर स्थित है। तो दूसरी राशि को देखने पर आप पाएंगे कि वो सप्तमेश है। तो एक क्रूर ग्रह अगर केंद्र में आ जाता है तो वो शुभ हो जाता है, परंतु शुभ होने के साथ साथ ये मार्केश है। अब मंगल देव को दोनों स्थान इसमें मार्केश दिए गए, इसलिए तुला लग्न वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह मार्केश का काम करेगा और हमेशा ही अकारक रहेगा। और चूंकि मंगल देव जो है वो शुक्र देव के मित्र भी नहीं माने जाते, इसलिए इस लग्न वाले जातकों के लिए मंगल देव जो है वो अकारक रहेंगे और मार्केश का भी काम करेंगे। इनकी दशा अंतरदशा में चोट लगने की संभावना रहेगी, एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, चूँकि मंगल जो है वो सर्जरी से संबंधित रखते हैं, चोट से संबंधित रखते हैं और एक्सीडेंट के से भी संबंध रखते हैं। तो इनकी दशा अंतरदशा में चोट लगने की संभावना रहेगी या फिर आपको मानसिक पीड़ा होने की भी संभावना रहेगी। अब इसके बाद बारी आती है तृतीय भाव की। तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का भाव, आपके बंधु बांधवों का भाव, आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भाव। तो इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? इस भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर यानी कि गुरुदेव की राशि हो गई। तो गुरुदेव को यहाँ पर एक खराब स्थान दिया गया है, चूँकि गुरुदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र नहीं है, इसलिए इनको एक खराब स्थान दिया गया है यहाँ पर, जिसको कि त्रिषणायेश भाव कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि गुरुदेव की दूसरी राशि कहाँ पर स्थित है। तो गुरुदेव की जब दूसरी राशि को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो षष्ठेश है। षष्ठेश यानी कि आपके शत्रु का स्थान, आपकी बीमारियों का स्थान। तो इस तरीके से गुरुदेव को एक तिर्क भाव मिल गया, षष्ठेश भाव। तो गुरुदेव को एक भाव मिला त्रिषणायेश का और एक भाव मिला त्रिक भाव, मतलब कि दोनों ही स्थान गुरुदेव को इस लग्न के जातकों में खराब दिए गए, चूंकि ये शुक्रदेव का शत्रु है। इसलिए तुला लग्न वाले जातकों के लिए गुरुदेव एक अकारक ग्रह रहेंगे और हमेशा इनकी दशा अंतरदशा में आपको संघर्ष ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको रोग दोष हो सकते हैं और आपको शत्रुओं से भी भय हो सकता है। इसके बाद बारी आती है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव यानी सुख का भाव, आपकी माता का भाव, आपकी भवन का भाव, आपकी गाड़ी का भाव। इस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है वो जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर यानी कि मकर राशि, और मकर राशि के अधिष्ठाता देव हैं शनि देव। तो शनि देव एक क्रूर ग्रह हैं और उनको एक केंद्र का भाव दिया गया, इसलिए ये भाव जो है उनके लिए शुभ हो गया। और शुक्र और शनि देव आपस में परम मित्र माने जाते हैं, इसलिए मित्र को एक अच्छा स्थान दिया गया। इसके बाद बारी आती है इनकी दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि को देखेंगे तो हम पाएंगे कि दूसरी राशि इनकी जो कुंभ राशि है वो पंचमेश है। पंचमेश होने के साथ साथ ये एक त्रिकोण का भाव है, इसलिए शनि देव को इस लग्न में एक केंद्र का भाव मिला जो कि पाप ग्रह होने की वजह से शुभ हो गया। इसके साथ साथ एक त्रिकोण का भी भाव मिल गया, इसलिए तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि देव जो है परम कारक ग्रह रहेंगे। जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसे लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही योग कारक समय वो साबित होगा। उनको बुद्धि से संबंधित, उनको बच्चों से संबंधित और इनको प्रतियोगिताओं से संबंधित चीज़ों में हमेशा सुख मिलेगा और उनको घर का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी। तो शनि देव को तुला लग्न में एक बहुत ही अच्छा स्थान मिला। और इसके बाद बारी आती है छठे भाव की। छठा भाव हो गया। इसके बाद बारी आती है 7वां भाव का। 7वां भाव भी हो गया। इसके बाद बारी आती है 8वें भाव की। अष्टमेश भी हो गया, वो शुक्रदेव खुद ही हैं। इसके बाद बारी आती है नवमेश की। नवमेश यानी कि आपका भाग्य का भाव भाग्येश। तो इस कुंडली में भाग्येश का स्थान किसको दिया गया है? इस कुंडली में भाग्येश का स्थान दिया गया है बुध देव को। और बुध देव और शुक्रदेव भी आपस में मित्र माने जाते हैं, इसलिए अपने मित्र को इन्होंने भाग्य का स्थान दिया गया। तो तुला लग्न वाले जातकों के लिए बुध देव जो हैं एक कारक ग्रह रहेंगे भाग्येश बन के, परंतु
परंतु हम इनकी दूसरी राशि को भी देख लेते हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो जब हम इनकी दूसरी राशि को देखेंगे तो पाएंगे कि वो द्वारदेश हैं। तो द्वारदेश यानी कि व्ययेश, तो व्ययेश होने से बुध देव को एक खराब स्थान तो मिला, परंतु भाग्येश होने का जो योग मिला इनको वो उस व्ययेश से ऊपर चला गया। इसलिए बुध भी इस लग्न के जातकों के लिए कारक रहेंगे, परम कारक तो नहीं रहेंगे परंतु वो कारक रहेंगे। जब भी बुध लग्न की दशा आएगी तुला लग्न वाले जातकों के लिए तो वो उनके लिए भाग्य की बढ़ोतरी का काम करेगी और उनका भाग्यवर्धन होगा। थोड़ा बहुत व्यय होगा परंतु भाग्य उनका बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और कुछ अच्छा देशाटन होगा। तो ये तो हो गई नवम भाव की बात। अब इसके बाद बारी आती है दशम भाव की। तो दशम भाव में जो कि एक केंद्र का स्थान है, कौन सी राशि लिखी हुई है, तो दशम भाव में 4 नंबर लिखी हुई है यानी कि कर्क राशि। और कर्क राशि के अधिष्ठाता देव चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा एक शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह को केंद्र का स्थान मिलने से वो पापी हो गया। तो चंद्रमा को तुला लग्न में एक खराब स्थान मिल गया। इस कारण से तुला लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा भी जो है वो कारक ग्रह नहीं रहेंगे और कुछ ना कुछ उनको जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उनको नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां लेके आएगी। इसके बाद बारी आती है 11वें भाव की यानी कि त्रिषणायेश भाव। त्रिषणायेश में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 11वें भाव में सिंह राशि है। तो सिंह राशि यानी कि सिंह राशि के अधिष्ठाता देव सूर्यदेव हुए। तो सूर्यदेव को एक त्रिषणायेश का स्थान मिला, इसलिए इस लग्न के जातकों के लिए सूर्यदेव भी कारक नहीं रहेंगे। चूँकि वो शुक्रदेव के मित्र भी नहीं है इसलिए इनको एक खराब स्थान मिला, इसलिए इस लग्न के जातकों के लिए सूर्य भी कारक ग्रह नहीं रहेंगे। तो ये तो हो गई तुला लग्न के विभिन्न भावों में स्थित राशियों और ग्रहों का स्थिति और उनका कैसा असर रहेगा तुला लग्न वाले जातकों के लिए। तो अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के राजयोगों की, कैसे केंद्र और त्रिकोण के भावों का जब संयोग होगा तो कौन से राजयोग बनेंगे। तो जब आप तुला लग्न की कुंडली देखेंगे तो आप पाएंगे कि केंद्र में 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर लिखी हुई है। तो 7 नंबर यानी कि शुक्रदेव, 4 नंबर यानी कि चंद्रदेव, 1 नंबर यानी कि मंगलदेव और 10 नंबर यानी कि शनिदेव। तो इस लग्न में शुक्रदेव तो लग्नेश हैं ही, इसके साथ साथ चूंकि मंगलदेव और चंद्रदेव जो हैं वो कारक ग्रह नहीं हैं, इसलिए सिर्फ शनिदेव जो हैं उनका केंद्र का स्थान लिया जाएगा और शुक्रदेव का केंद्र का स्थान लिया जाएगा। अब त्रिकोण के स्थानों की बात करते हैं। तो त्रिकोण के स्थानों में एक तो शनिदेव का स्थान है पंचम और एक बुध देव का स्थान है नवम। तो जब भी शुक्रदेव की बुध देव या शनिदेव से कुछ युति बनती है, कुछ संबंध बनता है, तो तुला लग्न के जातकों के लिए वो एक राजयोग का कार्य करेगा चूंकि केंद्र त्रिकोण का संयोग बनता है। इसके अलावा जब भी शनिदेव और बुध देव का आपस में संयोग होगा, युति होगी, तो भी ऐसे लग्न के जातकों के लिए वो एक राजयोग का निर्माण करेगा। उस दिशा में तुला लग्न के जातकों के लिए अच्छा साबित होगा, एक राजयोग बनेगा। तो ये तो हो गई तुला लग्न के बारे में जानकारी। तुला लग्न के कारक तत्व, विभिन्न भावों में स्थित राशियां, विभिन्न भावों में स्थित ग्रहों के परिणाम और विभिन्न प्रकार की बनने वाले राजयोगों के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।